नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ क्राइम की में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो शायद देश और दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है, आरुषि मर्डर मिस्ट्री। कत्ल और कातिल का एक ऐसा रहस्य जो आज तक नहीं सुलझ सका। आरुषि और उसके नौकर हेमराज की हत्या क्यों और कैसे हुई, इस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। आइए बिना देरी किए हुए इस मर्डर केस के बारे में जानते हैं। रोजाना की तरह आरुषि तलवार इस दिन भी सुबह 6 बजे उठ गई थी। मां नुपुर तलवार ने उसे स्कूल जाने के लिए तुरंत तैयार कराया। नौकर हेमराज ने मनपसंद नाश्ता तैयार किया और जल्दबाजी में उसने नाश्ता नहीं किया, लेकिन टिफिन में उसे रख लिया। 16 मई को लास्ट क्लास थी। उसी दिन आरुषि अपने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों के साथ तैयारी भी करने लगी। दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह सेक्टर 25 में ही रहने वाली नानी के घर आई। इसके बाद हेमराज के साथ अपने घर लौट आई थी। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि रात के करीब 10 बजे डॉक्टर दंपति और आरुषि ने एक साथ खाना खाया था। इसके बाद डॉक्टर दंपति आरुषि के कमरे में जाते हैं और करीब 45 मिनट तक बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बातचीत हुई। बातचीत कर यह तय हुआ कि बर्थडे की पार्टी कहाँ होगी और किन लोगों को बुलाना है। अपने बर्थडे का आरुषि को बेसब्री से इंतजार रहता था। वैसे तो उसका बर्थडे 24 मई को होता था, लेकिन स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए वो आखिरी क्लास वाले दिन ही यह पार्टी दे देती थी। कभी 15 मई, कभी 16 मई को आखिरी क्लास होती थी, इसीलिए वह इन्हीं तारीखों में अक्सर अपने दोस्तों को पार्टी दिया करती थी। कत्ल वाली रात यानी 15 मई 2008 को भी वो अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि 16 मई से स्कूल की छुट्टियां होनी थी। किस रेस्टोरेंट में पार्टी होगी, कैसे तैयारी होगी, उस पार्टी को पहले की तुलना में ज़्यादा यादगार बनाने के लिए पापा ने उसे एक नया कैमरा भी गिफ्ट किया था, ताकि उससे वह अपने बर्थडे की खुशी के हर पल को कैमरे में कैद कर सके। लेकिन उसकी किस्मत में शायद वह पल नहीं लिखा था। इससे पहले ही वह हमेशा के लिए मौत की आगोश में खो गई। 16 मई 2008 की सुबह उसकी डेड बॉडी कमरे में मिली थी। जब आरुषि की डेड बॉडी उसके कमरे में मिली तब शुरुआत में हेमराज को उसका कातिल माना जा रहा था। उसके खिलाफ तत्काल पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस की एक टीम नेपाल स्थित उसके घर तक भेज दी गई। हालांकि 17 मई की सुबह जब एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी व मीडिया के लोग वहां पहुंचे तब डॉक्टर राजेश तलवार के फ्लैट के छत पर पड़ताल की गई। इस दौरान हेमराज की डेड बॉडी मिली तो इस केस में एक नया मोड़ आ गया। इसी के बाद डॉक्टर दंपति भी शक के घेरे में आ गए। 16 मई 2008 को जब आरुषि की डेड बॉडी मिली थी तब नोएडा पुलिस ने जांच शुरू की थी। हालांकि जब हेमराज का शव नहीं मिला था तब तक हेमराज को ही उसका कातिल माना जा रहा था, लेकिन शव मिलने के बाद जांच की दिशा बदल गई। मीडिया में डॉक्टर दंपति पर सवाल उठाए जाने लगे। पुलिस को भी उन्हीं पर शक हुआ। लिहाजा पुलिस ने करीब एक हफ्ते बाद डॉक्टर राजेश तलवार को आरोपी होने का दावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। 1 जून 2008 को तत्कालीन BSP सरकार ने CBI जांच की मंजूरी दे दी। इसके बाद CBI ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इस जांच में डॉक्टर तलवार के क्लिनिक में काम करने वाले कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल पर शक जताया गया। CBI ने दावा किया था कि इन तीनों ने मिलकर डबल मर्डर को अंजाम दिया है। तीनों की गिरफ्तारी साइंटिफिक आधार पर मिली डिटेल के तहत की गई थी। 11 जुलाई 2008 को CBI के तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने बताया था कि तलवार दंपति से की पूछताछ और उन पर किए तमाम साइंटिफिक टेस्ट से उनको कुछ हाथ नहीं लगा। CBI ने दावा किया था कि 15 मई की रात में हेमराज के कहने पर कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल डॉक्टर तलवार के घर पहुंचे थे। वहां नौकर के कमरे में चारों ने शराब पी। इसके बाद आरुषि के कमरे में जाकर वह जबरदस्ती करने लगे और फिर सर पर वार किया और बेहोश कर दिया। हेमराज ने इसका विरोध किया तब तीनों ने बातचीत करने के बहाने उसे छत पर ले गए और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद तीनों वापस आरुषि के कमरे में पहुंचे और उसका भी गला खुखरी से काट दिया। इस केस में नया मोड़ तब आया जब CBI की एक नई टीम ने जांच की कमान संभाली। इस टीम ने तीनों नौकरों के खिलाफ जुटाए गए सबूत को कमजोर करार दिया। इसी आधार पर तीनों को कोर्ट में जमानत भी मिल गई। इसके बाद CBI की टीम ने केस को ब्लाइंड बताकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर से केस ओपन किया गया। तब सबूतों के आधार पर डॉक्टर तलवार दंपति को आरोपी का करार दिया गया। इसके बाद दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। 15 मई को उसके क्लास खत्म होने के बाद उसकी मां नुपुर तलवार उसको अपने साथ ले गई। दोपहर करीब 1:30 बजे दोनों अपने घर पहुंची। लंच से पहले डॉक्टर वंदना तलवार, डॉक्टर राजेश तलवार के भाई
डॉक्टर दिनेश तलवार की पत्नी पहुंची थी। इसके बाद सभी ने एक साथ लंच किया। शाम के करीब 4 बजे के बाद आरुषि को घर पर ही छोड़ने के बाद नुपुर तलवार अस्पताल में चली जाती हैं। इसके बाद करीब 7:30 बजे वह क्लिनिक से घर लौटती हैं। रात करीब 9:30 बजे डॉक्टर राजेश तलवार घर आते हैं। उस समय उनका ड्राइवर पड़ोस में कार पार्क करने के बाद उनको चाबी देने घर आता है। ड्राइवर उमेश ने बयान दिया था कि जब वो फ्लैट में दाखिल हुआ तब आरुषि और नुपुर तलवार डाइनिंग टेबल पर ही थे, जबकि डॉक्टर राजेश तलवार बेडरूम से निकल रहे थे। इससे पहले उसी दिन हेमराज को घर पर एक कुरियर मिला था। उस पर डिजिटल कैमरा था। इसे डॉक्टर तलवार ने ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवाया था। यह कैमरा आरुषि के 24 मई को आने वाले जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए मंगाया गया था। माँ बेटी दोनों डिनर के बाद आरुषि के कमरे में आ गई। भले ही कैमरे को बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए मंगाया था, लेकिन आरुषि के कहने पर उसकी माँ उसको खुशी खुशी वह कैमरा दे देती है। गिफ्ट देखकर आरुषि काफी खुश हुई और उसने पहले अपनी मम्मी पापा की फोटो खींची। उस समय रात का 10:10 था। इसके कुछ देर बाद पापा तलवार ने भी आरुषि की फोटो खींची, रात के करीब 10:38 पे। जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि 15 मई की रात डॉक्टर राजेश ने 11 बजे नुपुर से इंटरनेट का राउटर ऑन कराया था। यह राउटर आरुषि के कमरे में था। इसके बाद 11:57 और 12:03 पर इंटरनेट का यूज करने की बात सामने आई। इसके बाद रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि आरुषि की एक करीबी दोस्त ने 12 बजे या इसके आसपास घर के नंबर पर कॉल किया था। उस पर रिंग गई थी, लेकिन फिर फोन रिसीव नहीं हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि स्पष्ट तौर पर और सीधे ऐसे कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह पता लगाया जा सके कि 15 मई की रात 12 बजे से लेकर 6 बजे तक घर में क्या हुआ था। अब बताते हैं कि केस को लेकर कोर्ट में सीबीआई की जांच ने क्या कहा था। जांच अधिकारी एजीएल कौल ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा दिए जाने से पहले बयान दिया था कि तलवार दंपति ने पूरे होश और हवास में अपनी बेटी समेत 2 जानें ली और फिर शातिराना तरीके से सबूत मिटाए। उन्होंने बताया कि रात के 12 बजे डॉक्टर राजेश तलवार को आरुषि के कमरे से आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद वो कमरे में गए तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में पाए गए। इस पर गुस्से में पागल होकर तलवार ने एक के बाद एक आरुषि और हेमराज को गोल्फ स्टिक से कई वार किए। इस दौरान आरुषि की मौत हो गई और हेमराज बेहोश हो गया। इसके बाद तलवार ने हेमराज को छत पे ले जाकर उसका सर्जिकल ब्लेड से गला रेत दिया और नीचे आकर आरुषि का भी गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सीबीआई ने कहा कि आरुषि की मां नुपुर ने सबूत मिटाने का काम किया। उन्होंने आरुषि के प्राइवेट पार्ट की सफाई की और फिर आरुषि को कपड़े पहनाए। आरुषि की आखिरी फोटो को आप एक बार फिर ध्यान से देखिए। आरुषि ने सिर्फ टी-शर्ट पहनी है, जबकि उसके निचले हिस्से पे कपड़ा उतरा हुआ है, गला कटा हुआ है और आसपास काफी मात्रा में खून फैला हुआ है। शरीर पर एक सफेद बेडशीट है। इस पिक्चर को देखते हुए आपसे एक सवाल, जैसा कि सीबीआई की जांच अधिकारी ने कोर्ट में बयान दिया कि डॉक्टर राजेश तलवार ने आरुषि को हेमराज के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था, इसलिए वह आपा खो बैठे। इससे साफ है कि डॉक्टर तलवार ने बेटी की इज्जत बचाने और समाज में खुद को सभ्य बनाए रखने के लिए कत्ल किए। ऐसे में सवाल ये है कि डॉक्टर तलवार ने इज्जत के लिए कत्ल किया तो फिर बेटी को नग्न हालत में ही क्यों छोड़ दिया? क्या कोई ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को जिंदा या फिर मौत के बाद उसे दुनिया के सामने न्यूड हालत में छोड़ दे? क्या कोई ऐसी माँ है जो बेटी की मौत के बाद भी उसके निचले हिस्से वाले कपड़े को पहनाने में संकोच करे? अब ऐसे में कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि भारतीय सोच वाले लोगों की यह जवाब होगा कि बेटी चाहे जैसी हो उसे कभी नग्न हालत में दुनिया के सामने नहीं परोसने देंगे। अब फिर से एक बार फोटो को देखिए। आरुषि के कमर के नीचे वाला हिस्सा बिना कपड़े का दिख रहा है। अगर इस सफेद चादर को हटा दें तो उसका निचला हिस्सा बिना कपड़े का था। इसी हालत में आरुषि को पुलिस कर्मियों ने देखा था। 16 मई 2008 की सुबह इस बारे में जानकारी मिलने के बाद जो बाहरी लोग आए उन्होंने भी देखा होगा। ऐसे में क्या माँ बाप जानबूझकर ऐसा करेंगे? इस बारे में दोनों ने बातचीत के दौरान खुद कहा कि वह क्राइम सीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए कोई बदलाव नहीं किया। अगर इज्जत के लिए कत्ल किया होता तो शरीर को ढक दिया होता। अब दूसरी जो सबसे अहम बात है, आरुषि के दाहिने हाथ को ध्यान से देखिए। उसकी हथेली वाले हिस्से पर आपको नीला निशान दिखाई दे रहा होगा। अब सोचिए यह नीला निशान कैसे आया होगा, वह भी दाहिने हाथ पर। दरअसल यह निशान तभी आ सकता है
जब उस पर कोई शख्स काफ़ी दबाव डालकर बहुत देर तक दबाए रखे, या फिर अगर कोई भारी सामान से हमला करे तो उसे रोकने के लिए आरुषि अपना दाहिना हाथ आगे कर दे। इससे साफ होता है कि आरुषि ने विरोध किया था। इस विरोध के कारण ही कोई शरीर के ऊपर चढ़ गया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। क्योंकि दाहिने हाथ में आरुषि ने जोर लगाया होगा, इसीलिए दूसरे शख्स ने उस पर ज़्यादा दबाव डाला होगा। आरुषि के हाथ पर दबाव डालने का निशान किसी व्यक्ति का ही है। इसकी पुष्टि सीबीआई जांच में हुई थी। अब जरा फिर से कोर्ट में सीबीआई अधिकारी के दिए बयान पर गौर कीजिए। उसमें कहा गया था कि आरुषि और हेमराज दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। इस बात से दोनों आपसी सहमति से सेक्स कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आरुषि को विरोध करने की क्या जरूरत थी, या फिर हेमराज ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। तब तो डॉक्टर तलवार को सिर्फ नौकर को ही मानना चाहिए था। ऐसे में डॉक्टर को अपनी बेटी को सिर्फ बचाना चाहिए था। हालांकि आपके दिमाग में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि शायद ये निशान पिता के हमला करने के दौरान आया होगा। उस दौरान भी तो आरुषि विरोध कर सकती थी। लेकिन क्या आप ये मान सकते हैं कि कोई अविवाहित लड़की किसी के साथ सेक्स कर रही हो और पिता देख लें तो वह उसका विरोध करने लगेगी या फिर शर्मसार हो जाएगी? हालांकि यह बात एक वैचारिक भी हो सकती है, लेकिन तर्क वाली बात यह है कि अगर आरुषि विरोध कर सकती थी तो नेपाली नौकर हेमराज क्यों नहीं? क्या हेमराज सिर्फ डॉक्टर के सामने चुपचाप शर्म से गर्दन झुका लेता है और फिर डॉक्टर उस पर गोल्फ से लगातार हमला करते हैं और फिर उसे छत पर ले जाकर गला काट देते हैं? इस दौरान हेमराज खामोश रहता है और मरने का इंतजार करता है। ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है। मौत सामने हो तो कोई भी बीच बचाव करेगा। ऐसे में डॉक्टर तलवार और उसकी पत्नी नुपुर तलवार को भी चोट आती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन दोनों तलवार दंपत्ति पर कोई खरोच का निशान नहीं मिला था। वहीं जब छत से दोनों माता पिता लौटते हैं तो क्या आरुषि उसके कमरे में बेड से लेटकर इंतजार करती रही या फिर जान बचाने के लिए कहीं छुपने का प्रयास करती है? यदि ऐसा होता तो आरुषि का मर्डर उसके कमरे के बेड पर लेटे हुए नहीं होता, बल्कि हॉल या बाथरूम या अन्य स्थान पर उस पर हमला हुआ होता। पर ऐसा नहीं था। फोटो से साफ देख सकते हैं कि आरुषि पर हमला उसके कमरे में ही बेड पर सोते समय हुआ था। इस तरह जाहिर है कि यह फोटो उस रात की घटना का सबसे ज़्यादा और सबसे विश्वसनीय साक्ष्य है, जिसे पुलिस हो या सीबीआई की टीम, दोनों ने अनदेखा कर दिया। दोस्तों, जो मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई और आपके सामने साक्ष्य रखे, ये मैंने आज तक की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका इस केस को देखने का नज़रिया क्या है और आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या हुआ होगा। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।